हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहला जो टाइप है हमारा डिविडेंड पॉलिसी का वो है रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट द यूजुअल रेट इज टर्म्ड एज रेगुलर डिविडेंड। तो जो भी हम डिविडेंड पे करते हैं जो कि यूजुअल रेट होता है, कॉमन रेट होता है, उसी को हम रेगुलर डिविडेंड कहते हैं। The investors such as retired persons, widows and other economically weaker person prefer to get regular dividends. तो हमारे कई तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं। उनमें से जैसे कि हमारे कुछ रिटायर्ड पर्सन्स होते हैं, विडोज़ होती हैं जो विधवा होती हैं, या कोई अन्य वर्ग के जो कि कमज़ोर वर्ग के होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर पर्सन्स होते हैं, तो उनको ये काफ़ी सूट करता है रेगुलर डिविडेंड की। उनकी एक रेगुलर इनकम बनी रहती है। फिर चाहे वो रिटायर्ड पर्सन हो, विडोज़ हो या अदर इकोनॉमिकली वीकर पर्सन, वो हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें एनुअली रेगुलर डिविडेंड इस कंपनी से मिलता रहे। अ रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस। अब रेगुलर डिविडेंड पॉलिसीज़ की क्या एडवांटेजेस हैं? नंबर 1, इट एस्टेब्लिशेस ए प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को रेगुलर डिविडेंड पे करती है तो इससे उसी कंपनी का अपना एक अच्छा रिकॉर्ड बन जाता है सबकी नज़रों में कि ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है और रेगुलर डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देती है। सेकेंड है, इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग द शेयर होल्डर्स। रेगुलर डिविडेंड देने से, एनुअली डिविडेंड देने से, हर साल अगर कंपनी एनुअली डिविडेंड देती है, रेगुलर वे से देती है, तो इससे शेयर होल्डर्स के मन में एक अच्छा कॉन्फिडेंस बन जाता है उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। सी है इसका, इट एड्स इन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड रेंडर्स फाइनेंसिंग इजीली। तो इस अगर हम रेगुलर डिविडेंड पे करते हैं, हमारी कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को, तो इससे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हमारी इजी हो जाती है, मिल जाती है हमें। अगर हमें किसी तरह का लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस चाहिए, तो वो हमें हमारा रिकॉर्ड देख के, जो कंपनी का अच्छा एक रिकॉर्ड है, जो कॉन्फिडेंस है, उसे देख के हमें ईजिली लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मिल जाती है और फाइनेंस का जो मैनेज करना है, कहीं से बोरो करना है, तो वो भी ईजिली मिल जाता है। डी है, इट्स स्टेबलाइजेस द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर हम अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को रेगुलर डिविडेंड टाइम टू टाइम देते हैं तो इससे जो हमारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू हो वो एक टाइम पे आके फिक्स हो जाती है कि अगर ये मार्केट वैल्यू इसकी चल रही है तो वो लंबे समय तक वही वैल्यू नॉर्मली चल सकती है। नेक्स्ट है ई, द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर व्यू डिविडेंड्स एज अ सोर्स ऑफ फंड्स टू मीट देयर डे टू डे लिविंग एक्सपेंसेस। कोई भी साधारण शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो नॉर्मली यही सोचते हैं कि अगर उन्हें टाइम टू टाइम रेगुलरली एनुअली डिविडेंड मिलता रहेगा तो इससे वो अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो ईज़िली पूरी कर सकते हैं। सेकंड है, नेक्स्ट है सॉरी, इफ़ प्रॉफिट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली एंड आर रिटेन। अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलरली डिविडेंड एनुअली नहीं पे कर रही और उस प्रॉफिट्स को अपने पास ही रख रही है, द शेयर होल्डर्स में हैव टू पे हायर रेट ऑफ टैक्स इन द ईयर। तो उस केस में शेयर होल्डर्स को ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना पड़े जब उन्हें एक साथ बहुत सारे डिविडेंड्स मिले, when accumulated profits are distributed। तो टाइम टू टाइम कंपनी को चाहिए वो रेगुलरली डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे करे और अगर इनकी कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं पे करती तो और आगे चल के वो कंपनी एक साथ ही काफ़ी सारा अपना जो प्रॉफिट है शेयर होल्डर्स को बांट देती है एज ए डिविडेंड, तो इससे शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम रेगुलरली डिविडेंड प्रॉपरली दिया जाए शेयर होल्डर्स को। However, it must be remembered that regular dividends can be maintained only by companies of long-standing and stable earnings। लेकिन जब हम रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करते हैं, सबसे पहले हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमें रेगुलर डिविडेंड पे करना है तो इससे पहले हमें अपनी कंपनी की ड्यूरेशन देखनी चाहिए, लॉन्ग स्टैंडिंग एंड स्टेबल अर्निंग। क्या कंपनी एनुअली हर साल अच्छा पैसा कमा रही है? जो इनकम पिछले साल थी क्या वही इस साल हो रही है, उससे ज़्यादा हो रही है? और कितना टाइम हो चुका है उस कंपनी को? तो ये सारी चीज़ें अगर हमने रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी फॉलो अप करनी है तो पहले अपनी कंपनी की अर्निंग्स को देखना होगा, क्या वो स्टेबलाइज्ड है और हमारी कंपनी को भी कितना टाइम हुआ है मार्केट में आए हुए।
A company should establish the regular dividends at a lower rate as compared to the average earnings of the year. तो कोई भी कंपनी है तो उन्हें अगर रेगुलर डिविडेंड फॉलो अप करना है, इस पॉलिसी रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी को अडॉप्ट करना है, तो वो इसे लोअर रेट पे अडॉप्ट करें एज कम्पेयर टू द एवरेज अर्निंग ऑफ द कंपनी। अपनी कंपनी की जो भी एवरेज अर्निंग्स हैं उनको देखते हुए वो एक रेगुलर डिविडेंड पे करे एट ए लोअर रेट। सेकंड है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। The term stability of dividends means consistency or lack of variability in the stream of dividend payments. तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हम डिविडेंड पे कर रहे हैं वो उसमें एक कंसिस्टेंसी हो, उसमें एक रेगुलरिटी हो, उसमें किसी भी तरह की कोई वेरिएबिलिटी ना हो। In more precise term, it means payment of certain minimum amount of dividend regularly. ये डिनोट करती है कि कम से कम हमारा एक अमाउंट फिक्स हो कि जो डिविडेंड हमने रेगुलरली पे करना है, उसमें किसी भी तरह का उतार चढ़ाव ना हो। A stable dividend policy may be established in any of the following three forms. तो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी है, उसके 3 फॉर्म्स हैं। A. Constant dividend per share. Some companies follow a policy of paying fixed dividend per share irrespective of the level of earnings year after year. कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि फिक्स डिविडेंड फिक्स करती हैं पर शेयर के हिसाब से, फिर वो ये नहीं देखती कि कंपनी की अर्निंग्स हर साल कितनी हो रही है, तो वो कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड पे करती ही करती है। Such firms usually create a reserve for dividend equalization to enable them pay the fixed dividend even in the year when the earnings are not sufficient or when there are losses. कुछ फर्म्स जो होती हैं अपने बिजनेस में कुछ रिजर्व्स क्रिएट करती हैं जिसको हम रिजर्व फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन कहते हैं, और जिसका इस्तेमाल हम डिविडेंड पे करने के लिए करते हैं। फिर चाहे अगर किसी साल हमारे प्रॉफिट्स, हमारी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा ना भी हुई हों और हो सकता है कि किसी साल में लॉसेस हों, तब भी हम अपने शेयर होल्डर्स को इस फंड में से डिविडेंड देंगे ही देंगे। अ पॉलिसी ऑफ कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर इज मोस्ट सुटेबल टू कंसर्न्स whose earnings are expected to remain stable over a number of years. तो कौन सी फर्म्स कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर को फॉलो करती हैं? ये फॉलो करती हैं ऐसी कंपनीज जिनकी अर्निंग्स काफ़ी सालों से स्टेबल चल रही हो। जो अर्निंग्स पिछले साल थी वही आने वाले सालों में इनकी बनी रहती हैं, वही कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से फॉलो करती हैं। बी. कांस्टेंट पे आउट रेशो. Constant payout ratio means payment of a fixed percentage of net earnings as dividend every year. तो constant payout ratio क्या डिनोट करती है? ये डिनोट करती है कि जो भी हमारी एनुअली अर्निंग्स होगी, हर साल जो भी अर्निंग्स होगी, उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज हम हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स के रूप में देंगे। The amount of dividend in such a policy fluctuates in direct proportion to the earning of the company. तो ऐसे केसेस में जो हमारा डिविडेंड का जो अमाउंट होता है वो फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि हर साल जो आपकी अर्निंग्स है वो सेम नहीं रहती, कहीं ना कहीं उसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा कम चला रहता है। तो उस हिसाब से हमारा जो डिविडेंड हम एनुअली पे करेंगे वो कहीं ना कहीं आपकी फ्लक्चुएट होती रहेगी, वेरी करती रहेगी इन प्रपोर्शन टू द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। The policy of constant payout ratio is preferred by the firms because it is related to their ability to pay dividends. तो पॉलिसी जो है कांस्टेंट पे आउट की, ये नॉर्मली उन फर्म्स के द्वारा प्रेफर की जाती है जो ये देखते हैं कि क्या उनकी एबिलिटी है डिविडेंड पे करने की। इस पर फिगर गिवन फ्लो शोज द बिहेवियर ऑफ द डिविडेंड व्हेन सच ए पॉलिसी इज फॉलोड। तो ये नीचे एक फिगर दे रखी है जो कि शो करती है डिविडेंड का बिहेवियर जब हम कांस्टेंट पे आउट रेशो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी फर्म में। तो नीचे आप एक डायग्राम देखते हैं जहाँ पे हॉरिजॉन्टली हमने ओ एक्सिस पे टाइम मेंशन किया है, और टाइम जो है वो कंपनी का लाइफ है, और यहाँ पे ईयर्स में हमने मेंशन किए हैं, और ओ वाई एक्सिस पे हमने अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर मेंशन किया है। तो जैसे जैसे कंपनी का टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे इनका डिविडेंड पर शेयर भी आप देख सकते हैं कैसे हो रहा है। पहले अब अर्निंग पर शेयर देखिए। अर्निंग पर शेयर जैसे जैसे हमारा कंपनी की ग्रोथ होती है वैसे वैसे हमारी अर्निंग पर शेयर जो है पर शेयर के हिसाब से हाई होती जाती है। अब अगर कंपनी के शेयर्स की जो अर्निंग पर शेयर है,
शेयर होल्डर्स की। अगर वो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डिविडेंड भी उस हिसाब से डील करता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि कंपनी की अर्निंग्स कितनी हैं। जितनी ज़्यादा अर्निंग्स होगी उम्मीद होती है कि डिविडेंड भी उतना ज़्यादा आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे इन प्रपोर्शन टू EPS आपका डिविडेंड पर शेयर भी साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। C है स्टेबल रुपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। सम कंपनीज फॉलो ए पॉलिसी ऑफ पेइंग कॉन्स्टेंट लो डिविडेंड पर शेयर प्लस एन एक्स्ट्रा डिविडेंड इन द ईयर्स ऑफ हाई प्रॉफिट्स। तो कुछ कंपनीज जो हैं डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से देती हैं जो कि लो होता है। पॉलिसी ऑफ पेइंग कॉन्स्टेंट लो डिविडेंड कम होता है, लेकिन वो डिविडेंड आपका पर शेयर के हिसाब से फिक्स होता है। प्लस उसके साथ वो एक्स्ट्रा डिविडेंड भी देती हैं, लेकिन वो कब देती हैं, वो एक्स्ट्रा डिविडेंड उस साल दिया जाता है जब कंपनी को बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट्स हुए होते हैं। तो उस केस में कंपनीज जो हैं ये पॉलिसी फॉलो करती हैं स्टेबल रुपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। एक फिक्स अमाउंट रख लेते हैं पर शेयर के हिसाब से कि कम से कम इतना डिविडेंड देना है, लेकिन अगर कोई प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होता है तो हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा डिविडेंड भी देते हैं। Such a policy is most suitable to the firms having fluctuating earnings from year to year। तो ये जो पॉलिसी है ज़्यादातर कौन सी फर्म्स यूज़ करती है? ऐसी फर्म्स इसे यूज़ करती हैं जिनकी अर्निंग्स हर साल फ्लक्चुएट करती है, वेरी करती है, जिनकी अर्निंग्स स्टेबल कांस्टेंट नहीं रहती। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। तो क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसीज़ की, फिर चाहे वो आपके इन्वेस्टर्स हों फिर या कंपनी हो। तो पहला है इट इज़ साइन ऑफ कंटिन्यूड नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। तो अगर आप स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करते हैं तो ये नॉर्मली आपकी बिज़नेस को रिफ्लेक्ट करती है कि आपका जो बिज़नेस है उसका नॉर्मल ऑपरेशंस जो है बिज़नेस कंटिन्यू है। सेकंड है इट स्टेबलाइजेस सम मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी आपको रिफ्लेक्ट करती है कि आपकी जो मार्केट वैल्यू की शेयर्स हैं वो स्टेबल है इस समय। सी है इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमंग द वर्कर इन्वेस्टर्स। तो अगर आप स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करते हैं तो ये इस तरह से आपकी जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं आपकी कंपनी पे काफ़ी भरोसा रहता है। डी है इट प्रोवाइड्स ए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टू दोज इन्वेस्टर्स हु व्यू डिविडेंड एज ए सोर्स ऑफ फंड्स टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस। तो अगर हम स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करते हैं तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है जो कि डिविडेंड से अपनी डे टू डे की जो आपकी ज़रूरतें हैं उसे पूरा करते हैं। नेक्स्ट है ई इट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु प्रेफर कंपनीज विद स्टेबल डिविडेंड्स। तो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी जो है उन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की लिए काफ़ी सही है जो इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज को फॉलो करते हैं जिनमें कि स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो की जाती है। नेक्स्ट है इट इम्प्रूव्स द क्रेडिट स्टैंडिंग एंड मेक्स फाइनेंसिंग ईजियर। तो अगर हमारी कंपनी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती है तो इससे कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारी जो क्रेडिट स्टैंडिंग है, अगर हमें कहीं से लोन लेना है किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो इससे हमारी जो क्रेडिट स्टैंडिंग है वो काफ़ी इंप्रूव होती है। और इससे इसका बेनिफिट एक ये होता है कि ये हमारी जो कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है जी इट रिजल्ट्स इन अ कॉन्टीन्यूस फ्लो टू द नेशनल इनकम स्ट्रीम। तो अगर हम स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये नेशनल इनकम की स्ट्रीम को काफ़ी अच्छा इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है डेंजर्स ऑफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसीज़ की? द स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी सफर्स फ्रॉम द सर्टेन लिमिटेशंस। Once a stable dividend policy is followed by a company, it is not easier to change। तो कोई भी कंपनी अगर स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, इसे फॉलो करती है, तो बाद में उस कंपनी के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि अगर वो उसे चेंज भी करना चाहे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। If the stable dividends are not paid to the shareholders on any account, including insufficient profit, the financial standing of the company in the minds of the investor is damaged। तो अगर हम स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी यूज़ करते हैं, अपनी कंपनी में फॉलो करते हैं, लेकिन अगर हम किसी कारणवश अपने शेयर होल्डर्स को स्टेबल डिविडेंड्स ना दे पाएँ, जिसमें कि हमारे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि हमारे प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा सफिशेंट ना हो, तो इससे जो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो शेयर होल्डर्स के मन में जो कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है कि उनका जो विश्वास हमारी कंपनी पे था वो कहीं ना कहीं उठ जाता है।
एंड दे मे लाइक टू डिस्पोज ऑफ देयर होल्डिंग। तो उससे वो क्या करते हैं कि अपने शेयर्स को, जो उनके पास हमारी होल्डिंग्स हैं, उसे बेचना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है, इट एडवर्सली इफेक्ट्स द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। अगर हम स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी यूज़ करते हैं अपनी कंपनी में, तो इससे हमारे जो मार्केट प्राइस शेयर्स हैं उन पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। नेक्स्ट है, एंड इफ द कंपनी पे स्टेबल डिविडेंड्स इन स्पाइट ऑफ इट्स इनकैपेसिटी इट विल बी सुसाइडल इन द लॉन्ग रन। लेकिन अगर हमारी कंपनी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती है, फिर चाहे अगर कंपनी की इतनी एबिलिटी भी ना हो कि वो डिविडेंड पे कर सकती है, अगर हम अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर स्टेबल डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे करते हैं, तो इससे जो है हमारी कंपनी लंबे समय तक मार्केट में नहीं टिक पाएगी, नहीं चल पाएगी। नेक्स्ट है इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसीज। सम कंपनीज फॉलो इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। कुछ कंपनीज इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करती हैं। वो किन कारणों से करती हैं फॉलो, तो देखते हैं। ए, अनसर्टेनिटी ऑफ फंडिंग। किसी भी कंपनी की अर्निंग्स को हम फोरकास्ट प्रॉपरली नहीं कर सकते। हम कितना अगले साल अर्न करेंगे या आने वाले समय में हम कितना हमारी कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करेगी, नो वन कैन एस्टिमेट परफेक्टली। सेकंड है अनसक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेशन। कई बार हम जो भी बिज़नेस करते हैं उसमें फेल हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें ये सब चीज़ें, अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग्स, अनसक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेशन, तो इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए हमें इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ लिक्विड रिसोर्सेज। कई बार बिजनेस में हमेशा कैश की कमी रहती है, लिक्विड रिसोर्सेज की कमी रहती है। लास्ट है फियर ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेगुलर डिविडेंड्स ऑन द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी। और हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं होते, और कई बार हमारे मन में ये डाउट रहता है कि अगर हम रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेते हैं तो क्या इसका एडवर्स इफेक्ट तो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग पर तो नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी तरीके से सोचनी पड़ती हैं जब भी हम किसी डिविडेंड पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं अपनी फर्म में, अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में। लास्ट है नो डिविडेंड पॉलिसी। A company may follow a policy of paying no dividends presently because of its unfavorable working position or on account of requirement of funds for future expansion and growth। तो कई केसेस में ऐसा होता है कि कंपनी जो है नो डिविडेंड पॉलिसी को भी अपने बिजनेस में फॉलो करती हैं, अडॉप्ट करती हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं जब भी हम डिविडेंड पे करते हैं। क्योंकि जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल होती है, वर्किंग कैपिटल पोजीशन जो होती है, ज़रूरी नहीं कि बहुत काफ़ी अच्छी हो, अनफेवरेबल हो सकती है। और आपको बिज़नेस के लिए, अभी आपने बिज़नेस शुरू किया है, कंपनी शुरू की है, तो आपको अभी फंड्स चाहिए कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहले हमें जब कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, कोई कंपनी शुरू करते हैं, तो हमें उसकी एक्सपेंशन और ग्रोथ के बारे में सोचना होता है, ना कि डिविडेंड पॉलिसीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।